अपनी पसंद की कहानी जिए बिना कहानियाँ सुनाना ये मेरी कहानी है। मेरा नाम गौरव कामत है और 2 साल से कविताएं लिख रहा हूँ और अपनी पहली ऑडियो बुक रिलीज़ करने जा रहा हूँ जिसका नाम है पहल। पहल के बारे में क्या ही बताऊँ आप सबको। जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरे लिखने की पहल कैसे और कब हुई है, और ये कविताएं सुनाने का रास्ता मुझे यहाँ तक कैसे लाया है ये भी उन्हें पता है। और जो पहली बार सुन रहे हैं आप लोग, इस किताब को हमारे सुनने सुनाने के रिश्ते की पहल समझिए। तो अगर आप तैयार हो तो शुरू करता हूँ। बेहतर होगा अगर आप खिड़की के पास या कहीं धीमी रोशनी में एक चाय या कॉफ़ी का प्याला लिए मेरी आवाज़ सुन रहे हो। ऐसा लगेगा मैं आपके साथ बैठकर सुना रहा हूँ। उस तरह महफिल का ज़्यादा मज़ा भी आएगा। जो पहली कविता है उसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, महफिल मुलाकात। हमारे रिश्ते की खबर कैसे सबको हो गई। हमारी छोटी सी मुलाकात महफिल बन गई। छुपकर मिले भी तो कैसे अब पहेली है। छुपकर मिले भी तो कैसे अब पहेली है। हर चौक मेरा यार और हर गली तेरी सहेली है। खैर चलो फरार हो हम दोनों, सबको झूठ कहकर। ना तुम सही पता बताओ, ना मैं वक्त का कोई सुराग दूं। सुना है मैंने एक जगह का नाम जिससे अनजान और घबराते हैं ये सारे। बेवक्त हम वहां चलेंगे, खुद खुशी में ही सही हम वहां चलेंगे। मेहमान ना कोई महफिल में, आखिर ऐसी मुलाकात करेंगे। दोस्तों, किसी प्यार करने वाले से मुलाकात ना हो या उनका कई दिनों तक दीदार ना हो, इसका दुख ज़्यादातर सुनने वालों को पता ही होगा। पर जब किसी यार को पता ही ना चले कि हम उन्हें कितना चाहते हैं और अरसों निकल जाते हैं सिर्फ उनको रोज़ देख देख कर, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे जहन में उनके लिए प्यार और एक कविता बन रही है। उसी कविता का नाम है दरमियां। रोज रोज मिलते अरसों बीत गए ऐसे, रोज रोज मिलते अरसों बीत गए ऐसे, बस दरमियां चाहत नहीं होती। रोज रोज मिलते अरसों बीत गए ऐसे, बस दरमियां चाहत नहीं होती। दिल का दरवाजा वही पुराना है, पर तेरे आने जाने से आज भी आहट नहीं होती। आहट नहीं करता, टूटता भी नहीं है। किस मिट्टी का है न जाने तू। तेरी मिट्टी को ढूंढते ढूंढते आज खुद रेत बन गया हूं। तेरी मिट्टी को ढूंढते ढूंढते आज खुद रेत बन गया हूं। आजाद समय बस बहता रहता हूं उसी रेत की तरह। आजाद सा मैं बस बहता रहता हूं और तेरे होने से आज भी रुकावट नहीं होती। क्योंकि रोज मिलते मिलते अरसों बीत गए ऐसे, रोज मिलते मिलते अरसों बीत गए ऐसे, बस दरमियां चाहत नहीं होती। खैर, अब उनके बारे में बहुत बात कर ली, कुछ खुद के बारे में भी बात करते हैं। मैं अपने डर लोगों को बताने से बड़ा घबराता हूं, कोई फायदा ना उठा ले। आज भी डरता हूं, पर आजकल अपने डर को किसी नज्म में 2 पंक्तियों में लिखकर छोड़ देता हूं। और डर भी नहीं है, किसे पता कौन सी कविता, कौन सी पंक्ति और कौन सा डर कहां व्यक्त कर रहा हूं। अभी अगली वाली ही सुन लीजिए। शीर्षक है आईना। आईना है, दिमाग में भीड़ है, अकेलापन और हाथों में ईंट है। बना खंडर सा ये महल और रोशनी संगीत है। खुली आंखें, खुली बातें, पर ख्याल बंदिश में। ये ख्याल कभी टकराते, कभी गायब हो जाते। पलकों से ये आंखों को सीते और खुद को घसीटे।
सज धज कर बैठे लाली लगाए ये ख्याल। 4 पंक्ति फिर किताब में लिख ली, 4 पंक्ति फिर किताब में लिख ली, बस ये काली रात बीते, पर कहीं सुबह ना हो जाए और ये खंडर ना गिर जाए, इस उम्मीद में जीते। आंखें ना खुल जाए और जो आंखें खुले तो सच्चाई ना बाहर आ जाए, इस उम्मीद में जीते। और जो मैं ना कहूं तू ना कहे, हम दोनों झूठ कहे एक दूसरे से, तो कौन ये सच्चा बस पल का अच्छा हर राज को खोले, हर राज को खोले, झूठ ना बोले, क्यों ये ऐसा, क्यों ये ऐसा। आईना है, दिमाग में भीड़ है, अकेलापन और हाथों में ईंट है, पना खंडर सा ये महल और रोशनी संगीत है। ये कविता मैंने लॉकडाउन में लिखी थी। लॉकडाउन में बड़ा अजीब सा माहौल था। कुछ दिनों पर दिमाग खाली होता था और कुछ लिखने को नहीं होता था, और कुछ दिन ऐसे कि कविता लिखकर तैयार बैठे हैं तो सुनाने को कोई नहीं। मैं छत पर जाकर बैठ जाया करता था और देखता था कि बाकी लोग भी सब अपनी अपनी छत पर आकर बैठे हैं और कुछ लोग खिड़की पर बैठे चाय पी रहे हैं। तो तब ऐसा लगा कि सुनने वाले तो अब भी आसपास ही हैं, तो मुझे भी सुनाना चाहिए। तो उस पर यह एक नज्म लिखी थी। खिड़की नहीं आंखें हैं, खिड़की नहीं आंखें हैं, बस थोड़ी सी सलाखें हैं, तो जितना हो सके सुना रहा हूं, क्योंकि दुनिया अब भी सुनती है। इतनी हरी भरी हुई कि दुनिया जैसे परी हुई, पर मेरे और उसके मिलने पर जैसे सदियों की पाबंदी है। एक और मुलाकात अपने ही जहन में कर ही लेता हूं। दुनिया तो स्थिर खड़ी बस देख रही है, दुनिया तो स्थिर खड़ी बस देख रही है, जब खुद से करता बातें में। चलो थोड़ा इश्क मुकम्मल है और थोड़ी बातें बाकी है। छत के सारे ख्याल जो हैं उन पे कोई रोक नहीं। आसमान का हर रंग देख चुका हूं, एक एक बादल से मैंने इतनी बात की है, नीली सुबह से समझो काली रात की है। उन्हें सुनाता हूं सारी नज़में इस उम्मीद में कि बारिश हो तो मेरी आवाज गूंज उठे और सारे फिर से झांकेंगे अपनी खिड़कियों से। तारीफ या तकलीफ की खातिर ही सही, देखते हैं कितने लोग आते हैं। वैसे लोग तो आएंगे और सुनकर जाएंगे। शायद आपको दिखाई ना दे, पर वो खिड़की नहीं आंखें हैं, बस थोड़ी सी सलाखें हैं। तो जितना हो सके सुना रहा हूं, क्योंकि दुनिया अब भी सुनती है। लॉकडाउन के 1-1.5 साल पहले से ही मैंने कविता सुनाना शुरू कर दिया था। उससे पहले तक सिर्फ लिखा करता था, और जब पहली बार सुनाई तो मुझे लगा मैंने तो लोगों पर कहर ही ढाया था, पर लोगों ने तब भी पसंद किया। मैं तो सोचना पसंद करूंगा कि मैं ही गलत था। अब आप ही बता दीजिए। तो आज फिर से वही पहली कविता सुनाता हूं। कविता का नाम है अपूर्णता। जो जाना माना है शहर, जो जाना माना है शहर, वहां नहीं है घर मेरा। जो जाना माना है शहर, वहां नहीं है घर मेरा। मौजूदगी में अपने जो है खुश, वो मेरा गांव है। डरते जाने क्यों है सब बरसों पहले की बाढ़ से। डरते जाने क्यों है सब बरसों पहले की बाढ़ से। उम्मीद के सागर में यूं चला रहा हूं नाव में। निशान जो है हाथ पर, मिटाते क्यों हो तुम उन्हें। मैं इनसे ही हूं सीखता, ये जिंदगी के घाव है। कड़क लिबास रेशमी चमकता देखो धूप में।
कड़क लिबास रेशमी चमकता देखो धूप में, पर मेरे दिल की आरजू तो सिलवटों की छाव है। ऐसे जो सब सुख लाभ है हासिल मुझे हैं हो चुके, ऐसे जो सब सुख लाभ है हासिल मुझे हैं हो चुके, इस पूर्णता में भी मुझे अपूर्णता की चाह है। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं ऐसी चीज़ों के बारे में काफ़ी कविताएं लिखता हूँ जिसमें तुलना की जा रही हो। जैसे अपूर्णता और पूर्णता का भेद करते हुए मैंने ये कविता लिखी थी। उसी तरह की एक कविता है जिसमें उन अनगिनत लोगों के बारे में लिखा है जो कभी मेरी फिरदौस रह चुकी है या बनना चाहती थी। उन्हीं के बारे में एक लंबी सी कविता है जिसका नाम है अलग तस्वीर वही रंग। क्या मेरा हर एक हसीन तस्वीर में अपना रंग घोलना सही था? क्या मेरा हर एक हसीन तस्वीर में अपना रंग घोलना सही था? हर एक तस्वीर में अपना एक अलग जज्बात बयां करना क्या कोई कला नहीं था? आज भी इन सारी तस्वीरों के किसी के कोने में, किसी के भरपूर भीतर, तो हल्का सा किसी की बस सतह पर, इन सारी तस्वीरों में सबसे आकर्षित तो आज भी मेरा ही रंग नजर आता है। कुछ बेजान सी तस्वीरों में सिर्फ मैं जीता जागता, और कुछ अनजान सी तस्वीरों में अचानक भा जाता है। वैसे कोशिश तो हर तस्वीर को हसीन बनाने की रही है, और इस नाकामी के रंग की भी एक अलग सुंदरता है जो वक्त के साथ इन तस्वीरों को कभी ना कभी निखार ही देगी। डर बस ऐसे एक रोज का है जब ये सारी हसीन तस्वीरें खड़ी हो जाएंगी किसी प्रदर्शन में, और सारे मनमौजी कलाकार आ जाएंगे अपने सुकून के लिए इन्हें निहारने। देखकर कहेंगे ये जो रंग है इस एक तस्वीर में, ये जो रंग है इस एक तस्वीर में, पिछली 2 तस्वीरों में भी तो यही था। बार बार देखने पर फीका ना लगने लगे, तस्वीर कम ना चमकने लगे, तस्वीर कम ना चमकने लगे। इसी डर से इन सारी हसीन तस्वीरों का सवाल उठा है अब मेरी कला पर। यह सवाल कि क्या मेरा हर एक हसीन तस्वीर में अपना रंग घोलना सही था? अब यह कविता सुनने के बाद लोग शायद मुझे इश्कबाज कहें। मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ना उन्हें पड़ता है जो हमसे सचमुच मोहब्बत करते हैं। फर्क सिर्फ उन लोगों को पड़ता है जो हमें समझते ही नहीं, सोचते हैं कि इसका दिल तो काला है। ठीक है मेरा दिल काला, तो उस पर भी एक नज्म सुन ही लेते हैं। काला दिल। पल भर के लिए गर्म श्वेत शमा के जलने से रोशन हुआ मेरा काला दिल, उस मोम को दर बदर पिघलते देख आज तक नहीं पिघला। अनेक आए शमा जलाकर इंतजार में बैठे, कोशिश के कुछ बर्तनों में तेल भरे, मेरी तरह शमा पर नजर टिकाए आज तक इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तब तक जब तक फिर इस काले दिल का साया घर लौटने पे उन्हें मजबूर न कर दे, और वीराने में गूंजती हंसी सुनाई देती मेरे काले दिल की। कितना खुश है पागल, खुद को कभी देखा जो नहीं। आज अकेले में मैंने शमा जलाने की ठानी। लोगों की बाहरी कोशिशें जो थी मैंने दिल के अंदर बना ली। मोम के थे कुछ पल बचे जब दिल का एक कोना पिघल गया और बूंद बना, पर यह बूंद बनकर उसी शमा पर गिर पड़ा और रोशन पल को तोड़ दिया। कैसा है ये काला दिल? ये काला दिल पिघला भी तो बस अंधेरे की चाह में, बस पल भर के लिए गर्म श्वेत शमा के जलने से रोशन हुआ मेरा काला दिल। अच्छा, एक अरसे पहले मैंने जाकिर भाई की एक कविता सुनी थी।
जाकिर खान, जिनको आप सब जानते ही है, वो कविता कुछ ऐसी थी कि मेरे कुछ सवाल है जो सिर्फ कयामत की रोज पूछूंगा तुमसे। मेरे कुछ सवाल है जो सिर्फ कयामत की रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उससे पहले तुम्हारी और मेरी बात हो इस लायक नहीं हो तुम। ऐसा सुंदर तमाचा दिया है कि क्या कहिए। अब मुझे चोर कहिए या चेला कहिए, उससे मेल खाती एक कविता मैंने भी लिखी है। कविता का नाम है तू क्या बताएगी। मुझे पता है मेरा नाम तू कभी भूल नहीं पाएगी, क्योंकि कयामत पे खुदा तेरे गुनाह पूछेगा तो तू क्या बताएगी। आजकल ऐसा लगता है तेरे वादे, वो प्यार, सब तो सही था। तेरे दिल में एक कोना जिसमें तूने जगह दी थी, वो वही का वही था। तकलीफ बस ये थी कि वहां मैं नहीं था। उस कोने में कभी मेरे आंसू मिल जाए तो आंखों में भर लेना, वरना कयामत पे खुदा तेरे गुनाह पूछेगा तो तू क्या बताएगी। कदर थी क्या तुझे मेरी या मेरी बातों की? अहमियत थी क्या कोई हमारी मुलाकातों की? वो तारीफ से भरी चिट्ठियां जो मैं लिखा करता था, जाने तू पढ़ती थी या नहीं। तेरी आंखें, तेरे बाल, हर बारीकी बयां करता था। वो सारी चिट्ठियां जो मैंने भेजी थी, कहीं खो मत देना, समेट कर रखना उन्हें, क्योंकि कयामत पे जब खुदा तेरे गुनाह पूछेगा तो तू क्या बताएगी। मुझे पता है मेरा नाम तू कभी भूल नहीं पाएगी, वरना कयामत पे खुदा तेरे गुनाह पूछेगा तो तू क्या बताएगी। अच्छा, मेरा हमेशा बीच मंजर से दिल नहीं टूटा है, कभी कभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, पर गुरूर इतना है कि उस पर भी कविता लिखेंगे। जैसे हर प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, वैसे ही मेरी प्रेम कहानी में एक लड़का है, एक लड़की है और मैं हूं। तेरा उस शख्स से मिलने का जरिया बना हूं, तुम दोनों के दरमियान एक दरिया बना हूं। तेरा उस शख्स से मिलने का जरिया बना हूं, तुम दोनों के दरमियान एक दरिया बना हूं, कि तेरा तूफान भी आए तो मुझ में ही, और तेरी कश्ती भी डूबे तो मुझ में ही। तेरी कश्ती भी डूबे तो मुझ में ही, क्योंकि दरिया वो उस शख्स की जिसमें आशिकी, दरिया वो उस शख्स की जिसमें आशिकी, और दरिया वो तेरी यादें तू जिसमें भापती। एक अरसे से उस शख्स का प्यार, तेरे राज और ये कश्ती लिए अटका पड़ा हूं, एक तेरे किनारे का हाथ थामे और एक उसके किनारे को कांधे पर ला दे। एक तेरे किनारे का हाथ थामे और एक उसके किनारे को कांधे पर ला दे। हम ढूंढ ही तो रहे हैं ना तुम दोनों की दूरी की वजह। मैं तो अनजान बनकर हूं, पर तुमने कैसे ना देखा। मैं तो अनजान बनकर हूं, पर तुमने कैसे ना देखा कि मैं ही तो हूं जो तेरा उस शख्स से दूरी का जरिया बना हूं, तुम दोनों के दरमियान एक दरिया बना हूं, कि अब तेरा तूफान भी आए तो मुझ में ही, और तेरी कश्ती भी डूबे तो मुझ में ही। यह हो गई अधूरे प्यार की बात। इससे ज्यादा तकलीफ मुझे तब होती है जब मैं कोई नज्म या कविता पूरी नहीं कर पाता। मतलब जब एक ही पंक्ति पर अटक जाते हैं, एक ही विचार पर, और चैन ही नहीं पड़ता। तो ऐसे ही एक वाक्य पे एक नज्म लिखी थी जिसका नाम है अधूरी कविता। घड़ी में 4:40 बजे हैं, घड़ी में 4:40 बजे हैं। माँ बाप की करवटों को देखते, बिस्तर की सिलवटों को देखते, नींद बगल में बैठी कविता मांग रही है। अंधेरा कम हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, कलम बेहोश सी नींद से लड़ रही है। घड़ी में है 5 बजे, सोने दो ना आज मुझे। चाय का असर खत्म और उबासी गूंज रही है। बगल में बैठी नींद से पलके पूछ रही है, आखिरी पंक्ति का क्या करोगे।
घड़ी में 5:30 बजे हैं। घड़ी में 5:30 बजे हैं। जिस्म ने दम तोड़ दिया, उन सिलवटों में डूब गया। बिस्तर को हल्का चूमता, घड़ी के सुर पे झूमता वो गिर पड़ा। वो गिर पड़ा और घड़ी में 6 है बज चुके। घड़ी में 6 है बज चुके, पर नींद अभी ना पूरी है और कविता भी अधूरी है। अच्छा, जो सुन रहे हैं उनमें जो लेखक और कवि है वो शायद मेरी इस बात पर हामी भरेंगे कि कभी कभी लिखने की कोई वजह ही नहीं होती, उतना खास मन भी नहीं करता, फिर भी हम 2-4 पंक्तियां, 1-2 नज़में लिख ही देते हैं। क्यों लिख रहे हैं पता नहीं, बस लिख रहे हैं क्योंकि लिखना है। अच्छा, मैं किसी की कला को झूठा नहीं कह रहा, पर अगर आप सच्चे कलाकार हैं तो इस बात पर थोड़ा तो विचार करेंगे। और अगर आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ तो आप तो बहुत ही महान लेखक हैं। मेरी गुस्ताखी को माफ कीजिए और मेरी इसी दुविधा पर एक नज्म सुन लीजिए। नाम है 25वीं कविता। 25वीं कविता की आखिरी पंक्ति पर भी अपनी प्रतिभा से अनजान बस सुना रहा हूं, और सुनते हुए राह से भटके ये लोग मेरी प्रतिभा से मेल खाते, रोजाना तारीफ जताते, शायद अपनी खोई हुई प्रतिभा को मेरी हर कविता में पाते हैं। खैर, बेचना तो काम है कलाकार का, बेचना तो काम है कलाकार का, तो एक और लिख ही देता हूं। शब्दों का क्या है, बहुत सारे हैं, और भावनाएं वहीं 2-4। व्यक्त ना हो सके ऐसी कहानी मुझे लिखनी ही नहीं है, और लिख ही ना सकूं ऐसी भावना मैंने कभी महसूस ही नहीं की। ऐसी कोई भावना जो अल्फाजों की स्याही को सालों तक सूखा कर दे और फिर से शब्दों के सागर में डूबने को थोड़ी सी तो मशक्कत करनी पड़े। कुछ ऐसी भावना का इंतजार है, और जब तक वो भावना मिलती नहीं तब तक शायद यही मजबूरी है कि 25वीं कविता की आखिरी पंक्ति पर भी अपनी प्रतिभा से अनजान बस सुना रहा हूं। प्रतिभा होना बहुत जरूरी है, पर आप में प्रतिभा है या नहीं ये किसी और को तय करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने 2 साल पहले सुनाना शुरू ही किया था, इतने ज्यादा ओपन माइक्स नहीं होते थे, एक ही बड़ा वेन्यू था। और एक दिन ऑफिस से भाग भाग कर जब मैं वहां सुनाने की आशा लेकर पहुंचा तो बाहर बैठे एक लड़के ने कहा कि दिस इवेंट इज नॉट फॉर न्यू कमर्स, इट्स फॉर एस्टैब्लिश्ड टैलेंट हु परफॉर्म रेगुलरली। अब उसने जो कहा सो कहा, उसका तो काम था, पर मुझे तो बुरा लगा, और मैं क्या ही कर सकता था, कविता ही लिख सकता था। तो उसी पर एक कविता लिखी थी, शीर्षक है प्रतिभावान। प्रतिभावान का मतलब है टैलेंटेड या सक्सेसफुल। वो लोग जो प्रतिभावान हैं उनकी एक कतार है। वो लोग जो प्रतिभावान हैं उनकी एक कतार है, और इस कतार में जब आखिर में भी खड़ा न कराया है, किताब मेरी बोली ले चल मुझे। किताब मेरी बोली ले चल मुझे, क्या बेचेगा लफ्ज अपने जब मंच ने किया पराया है। मैंने किताब से कहा, रहने दो ना, रहने दो ना, वो इंसान वो प्रतिभावान तो है ही, वो इंसान वो प्रतिभावान तो है ही। छुपना है क्या तुम्हें, छुपना है क्या इन एक सलीकों की कतार में। अलग है ना यार तू भी और मैं भी, अलग है ना यार इस कतार से तू भी और मैं भी। तो कल फिर आएंगे, कल फिर आएंगे, कुछ इस कतार की सुनेंगे और कुछ अपनी सुनाएंगे। पसंद आया तो चुटकी भी बजाएंगे। किताब बोली अगर नकार दिया इस सब से पहले फिर से तो क्या, अगर नकार दिया इस सब से पहले फिर से तो क्या। तो मैंने कहा फिर प्रतिभावान बनने हम कल फिर आएंगे। तो जो भी नए कवि और लेखक हैं जो सुन रहे हैं, अगर कोई कहे कि आप में उतना दम नहीं है तो अपने आप से वादा कीजिए कि कल फिर आएंगे।
क्योंकि एक दिन तो दुनिया सुनेगी, एक नहीं, दो नहीं, पूरी 20 कविताएं सुनेगी। हौसला होना जरूरी है। अब ये अगली कविता ही ले लीजिए। आप अगर नजर फेर कर यहां वहां देखेंगे तो इतने सारे कलाकार हैं जो गिर कर वापस उठ चुके हैं। ज्यादातर हर कलाकार के साथ ऐसा होता ही है। फिर भी कुछ कलाकार सोचते हैं कि ये जो शानो शौकत है ना, ये हमेशा बरकरार रहेगी। और ऐसा सोचने पर गिरकर फिर से उठने में ज्यादा वक्त लग जाता है। कहते हैं कि जब आप ऊपर उड़ रहे हो ना, तब नीचे रास्ते पर नजर रखनी चाहिए। तो नीचे गिरने पर ऊपर वापस किस तरह आना है, वो रास्ता आसान लगता है। तो ज्यादा इतराइए मत, ये जेब की शोहरत है। कब रहे कब नहीं पता नहीं। एक वक्त था जब एक जेब में मेहनत और दूसरे में शोहरत लिए घूमते थे। एक वक्त था जब एक जेब में मेहनत और दूसरे में शोहरत लिए घूमते थे। बहरहाल ही हम गुमनाम हुए हैं, बहरहाल ही हम गुमनाम हुए हैं। जेब कतरों की यहां कमी थोड़ी है। और अब ये वक्त है, अब ये वक्त है जो उसी खोई शोहरत की याद में तड़पने को मजबूर करता है। खोई हुई शोहरत की याद में तड़पने को मजबूर करता है। देखने वालों को बता दूं, ये दो चार बूंदे जो गिरी ना भी, ये दो चार बूंदे जो गिरी, ये एक नई मेहनत का पसीना है। ये एक नई मेहनत का पसीना है। खोई शोहरत के लिए आंखों में नमी थोड़ी है। खोई शोहरत के लिए आंखों में नमी थोड़ी है। और एक आने वाला वक्त होगा, और एक आने वाला वक्त होगा जब जेबें और भी होंगी खाली, और भी किस्से होंगे गुमनामी के। जेबें और भी होंगी खाली, और भी किस्से होंगे गुमनामी के। क्योंकि बेफिक्री में जीने वाले शायर यहां हम ही थोड़ी हैं। चलिए, अब वक्त आ गया है सबसे लंबी कविता सुनने का। आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं कि यह बहुत लंबी कविता है, पर आप साथ बनाए रखेंगे तो सुनने में बहुत मजा आएगा। गौर कीजिए और आधी कविता में छोड़ मत दीजिए, पूरी कविता सुनिए। कविता का नाम है आसमान धोखेबाज। वो जो एक एक कदम नापकर पल में शहर बनाने चले थे, आज घर को लौटने में 2 दिन लग गए। वो जो एक एक कदम नापकर पल में शहर बनाने चले थे, आज घर को लौटने में 2 दिन लग गए। आसमान से पूछा, जरा देख के बताइए हम कहां से आए थे। अफसोस है, अफसोस है बोला आसमान, तुम जब आए थे बादल छाए थे। सांझ सी होती दिखी तो जंगल से होता एक अनजाना अंधियाया रास्ता लिया। यहां से तो जरूर गुजरे थे, यहां से भी जरूर गुजरे थे, ऐसा कहकर जैसे पेड़ों को कोई सुराग दिया। पर जनाब की दुविधा, कोई भगाए तो कैसे भगाए। सांझ की मीठी नींद से अब पेड़ों को कौन जगाए। नदी भी थी एक बीच डगर में। जनाब ने एक पल होठ से छूकर प्यास मिटानी चाहिए, पर किनारा भी तो वही था। अपनी ही चुस्कियां ले रहा था, अब गलत भी तो नहीं था। सबकी मर्जी थी, सबका एहसास था, या यूं कहिए नदी के इश्क का यही अंदाज था। पर जनाब लौट चले वहां से, घर चलते हैं ये कहकर। सोचा, भविष्य के टूटे दिल से आज का तन्हा बेहतर। काफी घूमे, काफी भटके, और फिर नीचे बैठे तो जमीन बोली, आ गए जनाब, आपको घर जाना है, मालूम पड़ता है मुझे। आपके इस शहर के जन्म के पहले से यही नीचे रहती हूं मैं। इस शहर में जिस भी घर का पता है मुझे मुंह जबानी पता है, पर ना आपने पूछा तो ना मैंने बताया। आखिर बेवजह बोलती रहूं, मैं कोई इंसान थोड़ी हूं। और आप मुझे देखे, 2 बातें करें मुझसे, इतनी मेरी कहां औकात। नहीं नहीं, मैं कोई आसमान थोड़ी हूं। जमीन से घर का पता मिला और दूर से ही कुछ लोग दिखे, तो लगा इंसान की जरूरत तो है जिंदगी में। पहुंचते एक फरमान मिला, जनाब के पिता जो थे नहीं रहे।
अंधेरा और भी घना हो सकता है, ये उस रात पता चला। पर उनकी एक बात भी याद आई। जब जाएंगे तो सितारा बन जाएंगे एक दिन, वो अक्सर कहते थे। लोग तो उनकी ऐसी बातों पर बस हंसते रहते थे। वही लोग आज पूरे शहर से इसी पते पर उनको सितारा बनते देखने आए हैं। पर आसमान आज फिर धोखा दे गया। आज फिर से बादल छाए हैं। लोग कहते हैं शराब पीना बुरी बात है। मैं नहीं मानता। हर चीज एक हद तक ठीक है, और अगर कोई चीज आपको आपके किसी हमदर्द से दूर करे तो एक पहर रुक कर थोड़ा विचार कर लीजिए कि क्या हम हद पार कर रहे हैं। तब शायद मैं आपको यह सलाह दूं कि शराब पीना बुरी बात है। जब कोई बहुत ज्यादा मद्यपान करता है या शराब पीने लगता है तो उसे महकशी कहते हैं। तो महकशी पर एक कविता लिखी है। महकशी का आलम जब सर चढ़ने लगे तब मैं चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाता। ये झूठ कि इस जाम से प्यारी मुझे तू लगती है। ये झूठ कि इस जाम से प्यारी मुझे तू लगती है। जिंदगी में आराम तो है, अब तू साथ में है या एक जाम इस दूसरे हाथ में है, ये आराम किसकी देन है ये तय करना मुश्किल होगा। मैं तो बस खुश हूं कि जिंदगी सुकून लगती है, और ये सुकून तब तक जब तक ये जाम मेरे दायरे में रहे और मैं इसके काबू में ना रहूं। ये जाम मेरे दायरे में रहे और मैं इसके काबू में ना रहूं, क्योंकि जब काबू छूट जाए और महकशी का आलम सर चढ़ने लगे तब मैं चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाता। ये झूठ कि इस जाम से प्यारी मुझे तू लगती है। इस जाम से प्यारी मुझे तू लगती है। इस झूठ के बदले सच बता बता कर कदम दर कदम वक्त बेवक्त जब तेरा दिल दुखा रहा हूं तो महकशी में मेरा ख्याल तू क्यों रखती है। लोगों को तो पागल लगती है, मुझे तो बस अच्छी लगती है। एक वक्त तक तो तू सही भी लगती है, तब तक जब तक महकशी का आलम सर चढ़ने लगे और मैं चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाता कि इस जाम से प्यारी मुझे तू लगती है। शराब की बात की तो सिगरेट ने मुझे देखा और कहा कि हमारे बारे में भी 2 शब्द लिख दो। और जब कोई ऐसा कहता है तो मैं हमेशा तो नहीं पर ज्यादातर लिख ही देता हूं। थोड़ी अनोखी कविता है, सुनिए। धुआं धुआं तो है फिरदौस मेरी, धुआं तो है फिरदौस मेरी जो उड़ जाती आजाद देखो। पैसों से खरीदूं फिर तो सीने में समाती है। ये कोई लत नहीं है, बस आदत है। कभी आती है, कभी जाती है। महीनों का फिर ना मिलना, महीनों का फिर ना मिलना, फिर एक लावारिस सी रात में इस कांपते से हाथ में वो है नहीं, वो है नहीं पर खुशबू उसकी साथ ही है। वो है नहीं पर खुशबू उसकी साथ ही है। ये कोई तड़प नहीं है, बस याद है। कभी आती है, कभी जाती है। हवा तो देखो मुफ्त रही, हवा तो देखो मुफ्त रही और धुएं ने देखो जेब भरी। धुआं जो भारी हुआ है मैं तो उसी का आशिक बन बैठा, मेरा सीना भारी है। हवा तो करती मिन्नत है, हवा तो करती मिन्नत है पर धुआं न तस से मस हुआ। हवा धुएं को बेघर ना कर पाती है, हवा धुएं को बेघर ना कर पाती है। अब दोनों का समझौता है, कभी ये इस घर में आती है, कभी वो इस घर में आती है। आपने कभी नशे की हालत में कोई गलती की है? कोई भी गलती, छोटी या बड़ी, पर क्या आप वो गलती बार बार दोहराना चाहते हैं? क्या इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक और इतनी असरदार है वो गलती? तो सोचिए मत। कहा है कि इस जाम का अंजाम हर रात अगर तू है,
इस जाम का अंजाम हर रात अगर तू है तो फिर पीने में कोई हर्ज नहीं। इस जाम का अंजाम हर रात अगर तू है तो फिर पीने में कोई हर्ज नहीं, पर प्यास मेरी बुझ रही इस आस में लेना तू कोई कर्ज नहीं। तेरे भी होंगे फर्ज कई, उन सब में होंगे दर्द कही, इकलौता जो है मर्ज वही मैं तो नहीं। तेरे भी होंगे फर्ज कई, उनमें भी होंगे दर्द कही, इकलौता जो है मर्ज वही मैं तो नहीं। चादर में इन्हें कैद करो, टांगे हमारी सर्द पड़ी। नजदीकी है इस पल, पर डर है तू न चल दे कहीं दूर कहीं। डर है तू न चल दे कहीं दूर कहीं, और लौटे फिर तू जाम लिए, पर तब मेरी हो प्यास नहीं। लौटे फिर तू जाम लिए, पर तब मेरी हो प्यास नहीं। पर उस जाम का अंजाम बस उस रात अगर तू है। उस जाम का अंजाम बस उस रात अगर तू है तो फिर पीने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, ये नशे की बातें बस करते हैं। एक सवाल पूछता हूं, सुनने वालों में ऐसे कितने लोग हैं जो अपना शहर छोड़कर किसी और शहर में रहने लगे हैं, रोजगार के लिए या अपने सपने पूरे करने के लिए? अच्छा, और एक जरूरी सवाल, इन लोगों में ऐसे कितने लोग हैं जो किराए के घर में रहते हैं? किराए के घर की कीमत उन्हीं को पता होगी, और किराया ना दे पाने का डर भी उन्हीं को पता है। बेघर होने का खौफ क्या होता है यह जानना बहुत मुश्किल है। गौर कीजिए इस अगली कविता पर। बरामदे में चाय लिए बैठकर महीने का हिसाब लगा रहे थे। जेब भरी हुई है या जेब कट गई है, हर बार की तरह ये पता लगा रहे थे। मैं, बरामदा और चाय। कुछ पैसे थे तो सही, पर उन कुछ पैसों में भी थोड़े कुछ पैसों की मैं और चाय ले आया। चाय पी रहा था, वक्त काट रहा था, सस्ती जो थी। बरामदा अपने दिन गिन रहा था, उसकी किस्मत अलग थी। चाय का मजा सिर्फ बरामदे पर थोड़ी आता है। चाय तो चाय है, चाय का मजा तो हर जगह पर आता है। पर बरामदे पर अगर जाना ही है तो एक चाय तो बनती है। गिनते गिनते दिन कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। चलो, अब दिन खत्म और किराएदार हाजिर। वो जब आए तब हम तीनों साथ ही खड़े थे, मैं, बरामदा और चाय। निकाल दिया हमें वहां से, धक्के देकर निकाल दिया, और हम भी निकल आए। हमारी भी कोई इज्जत है। चले आए वहां से, मैं और चाय। अब नया घर ले लिया है, सस्ता है पर सुंदर भी है, और हर एक कोने में चाय की चुस्की ले चुका हूं। किचन में, हॉल में और बिस्तर पर भी उनके साथ। सारे कोने, बस एक बरामदा नहीं है। अब 3 महीने हो गए, फिर भी हमेशा उस किराएदार के घर जाते रहते हैं। कोई बहाना बनाते रहते हैं, इसी उम्मीद में जाते हैं कि फिर मिल तो पाए। मैं, बरामदा और चाय। अच्छा, बरामदे की बात हो गई, किराए के घर की बात हो गई। अब करते हैं रोजगार की बात, ऑफिस की बात। 9 से 5 जॉब करने वाले कितने हैं मेरे भाई बहन यहाँ पे? आपको तो पता ही होगा हर ऑफिस में कैसा कल्चर होता है, कितना मजा आता है, कितनी चुगली होती है और किस तरह के लोग होते हैं। मैंने भी की थी 2 साल तक, और मेरा जो अनुभव रहा है उससे देखते हुए एक कविता भी लिखी थी। कविता का नाम है सांप सीढ़ी। कहा है कि मेहनत की सीढ़ी है और बीच बीच में किस्मत के फट्टे लगे हैं। अब अच्छी किस्मत के है या बुरी किस्मत के है ये पता नहीं,
क्योंकि सीढ़ी को गौर से देख ही रहे थे और नीचे देखा तो सांप खड़े थे और सांपों के साथ आप खड़े थे। जी हाँ, आप ही जो आंखों पर पट्टी बांध सीढ़ी पर चढ़ने का न्योता देकर पासे अपने ही हाथ में लेकर मेरे मददगार कहलाते हो। बेशक औरों का तो नहीं, मेरा तो बिल्कुल नहीं। इन हरकतों से क्या अपना ही मन बहलाते हो। वैसे खेल अभी बाकी है और मैं आज हारूं या आप कल हारे, अंत में होना तो सबको राख ही है। और सीढ़ी से यूं ढकेल कर सांपों के डेरे में मुझे डालेगा, ऐसे कैसे तू मुझे मारेगा। अरे पासों के सौदागर, कभी पास आकर देखता, अंदर से तो हम भी सांप ही है। अब हम सारे सांपों से तू कैसे लड़ेगा और मेहनत की सीढ़ी तू क्या ही चढ़ेगा। तेरी तो किस्मत ही बुरे पट्टों की बनी है। बेहतर होगा कि इन सांपों से मैं कुछ बात कर लेता हूं, अच्छी किस्मत के फट्टे काट कर देता हूं, चढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। अच्छा, जानता हूं आपकी नजर में किसी की मदद लेना शायद पाप ही है। तो चलिए, हमेशा की तरह बाहर जाकर कहिए कि आज भी मददगार आप ही हैं। सच्चाई लगी कुछ इसमें, मुझे मैसेज कर बताना। अच्छा, और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आखिरी कविता है। अब इस घंटे की शुरुआत जब प्यार से की थी तो अंत भी प्यार से ही करते हैं। उम्मीद करता हूं सबको अपनी जिंदगी का वो पहला प्यार, वो पहली मुलाकात याद होगी। अब उनकी शक्ल याद कर या तो खुशी में या तो गम में ही सही, इस कविता को महसूस कर लीजिए। ज्यादातर लोगों ने ये सुनी होगी, पर लोग मुझसे कहते हैं कि जितनी बार सुनते हैं उतनी बार वो पहली मुलाकात याद आती है। अजीब है ना, मैं हूं, तू है, छत है, रात है, पर अजीब तो है। धुन है और इस सर्द रात में हम दोनों सुन से हैं। जो ख्याल मैं बुन रहा हूं वो तेरे दिल को पता ना हो तो अजीब होगा। तेरा उसी धुन पर गुनगुनाना और मेरी तरफ एक टक देखना, ऐसा शायद मुझे आज ही नसीब होगा। हल्की सी ये जो गर्मी है, ये गलती से छूते इन हाथों की है या दो चार हुई उन बातों की है, इस पर ज्यादा विचार नहीं करूंगा, ना मैं कुछ कहूंगा, क्योंकि सन्नाटा है और फोन की हल्की रोशनी भी है। हम उन्हीं हुई दो चार बातों के बीच है कहीं, या ये किसी नई नजदीकी की शुरुआत है। जो भी है, अलग है, नया है, क्योंकि वही मैं हूं और वही तू है, पर अजीब है। खत्म करें? ठीक है, खत्म करते हैं, पर ऐसे नहीं। पहले तो शुक्रिया कह लेते हैं सबको। शुक्रिया उन सारे लोगों को जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचने में सहारा दिया है। अब वो चाहे हुटेड वंस या कसकाई जैसे पोइट्री वेन्यूज हो, या मेरे सह कलाकार हो, जिनका नाम अगर मैं लेने बैठूं तो शायद ये 3 घंटे की रिकॉर्डिंग बन जाएगी। और शुक्रिया उस बचपन के दोस्त का जो ये पूरी ऑडियो बुक रिकॉर्ड करने में मेरी मदद करता है। शुक्रिया उन सारे लोगों को, उन सारी यादों को जिन पर ये 20 कविताएं लिखी गई हैं। शुक्रिया मेरे माँ बाप को जो शायद छुप छुप कर यूट्यूब पर मेरी कविताएं सुनते हैं। और शुक्रिया आप सबको जिन्होंने अपने वक्त और पैसे निकाल कर इस कलाकार को देने काबिल समझा। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी मेरी ये छोटी सी कोशिश, मेरी ये छोटी सी पहल एक नई दिशा में। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।